चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 है ना। क्या पढ़ लिया था? सर्किट पढ़ ली थी हम लोग ने। सर्किट के सारे क्वेश्चन लमसम हो गए थे। ठीक, और रिसेंट में जैसे क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत आसान है कंपैरेटिवली, हम लोग थोड़ी डिफिकल्टी करे हैं। और अब पढ़ने जा रहे हैं सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था मैंने, है ना। उसमें क्या आपको सिखाया था? इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ना। और उसमें आपको एक चीज सिखा दी थी कि ईएमएफ ऑफ सेल को लिखा जाता है कैसे? लोड के अक्रॉस जो उसका आपका वोल्टेज है माइनस माफ करना ये प्लस होगा, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो उसका वोल्टेज ड्रॉप है। ये इस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आता है? ईएमएफ ऑफ द सेल। इसका मतलब इसको देख के क्लियरली समझ में आता है कि यार जो हमारे लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो हमेशा कम होगा कंपैरेटिवली जो ईएमएफ, मतलब सेल पे अगर हम वोल्टमीटर लगाएंगे, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव पे वोल्टमीटर लगाएंगे और अगर लोड के अक्रॉस हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा दो अलग अलग रीडिंग होगी। और हम ये पाएंगे कि जो रीडिंग आ रही है लोड के अक्रॉस उसकी वैल्यू कम है और जो हमारी रीडिंग आ रही है बैटरी का उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये लॉस कहाँ आता है? तो एक बार वापस से सिंपल एक हम बैटरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल हो गए आपके, मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, बीच में एक मीडियम होता है ना, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। और जब भी चार्ज अगर हमारा फ्लो करेगा तो हमारी सर्किट तो हम सोचते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये नेगेटिव पे है ना। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है ना। और रेजिस्टेंस के अंदर से होते हुए फिर बैटरी के नेगेटिव पे जाता है। तो क्या सर्किट कंप्लीट हो गई? असलियत में सर्किट कंप्लीट यहाँ नहीं होती है। सर्किट कब कंप्लीट होगी? कहते हैं ना करंट ऑलवेज फ्लोज इन क्लोज्ड लूप। तो इसका मतलब ये सर्किट कब होगी? जब यहाँ पे बैटरी के अंदर आएगा और फिर यहाँ से फिर ये सर्किट वापस से सर्कुलेट होगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पर ये जो मीडियम है ये क्या करता है? एक ऑपोजिशन ऑफर करता है, एक अपोजिशन ऑफर करता है बाय मीडियम, और उसको ही कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ऐसा रेजिस्टेंस है जो बैटरी के अंदर पाया जाता है। तो हम जो सर्किट बनाते हैं तो हम देखो ये बैटरी के साथ एक छोटू सा रेजिस्टेंस बनाते हैं, इसको हमेशा स्मॉल आर से नोट करते हैं। वो स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है वही जो बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इलेक्ट्रोलाइट या फिर उसके अंदर जो मीडियम है वो ऑफर कर रहा है, जिससे कि हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है? घट जा रहा है अक्रॉस द लोड। नहीं तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो जो ईएमएफ ऑफ बैटरी है वही अगर सिंगल रेजिस्टेंस लगा होता तो उसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज देखने को मिलता। ठीक, तो करंट मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई, तो आपको पता होगा वोल्टेज ओम्स लॉ के हिसाब से आई इंटू कैपिटल आर, जो कि कम होगा किससे? ईएमएफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात करते हैं, बैटरी सीख ली हम लोगों ने, सेल के बारे में अच्छे सीख लिया। अब मैं बैटरी बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि बैटरी बोलने की आदत है लेकिन असलियत में उसको सेल कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहा जाता है। जो आप रिमोट में लगाते हो उसको सेल कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बैटरी बोलते हैं जनरली। तो आप रिलेट कर पाओ इसलिए मैं बैटरी बोल रहा हूँ, नहीं तो जानकारी है इस चीज की मुझे अच्छे से कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही होता है आपका, दिस इज योर बैटरी। ठीक है, और अगर मैंने सिंगल बनाया दिस इज योर सेल। ठीक है, ये डिफरेंस होता है सेल और बैटरी में। ठीक है, ये पहली बार कहाँ पढ़ने को मिलता है? पहली बार आपको पढ़ने को मिलता है कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में एक यहाँ तक कि एक चार्ट भी बना हुआ है उसमें बुक में, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बताए गए हैं और सेल और बैटरी का डिफरेंस भी उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बताया गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब ये बात हो रही है कि जो हेडिंग है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि सर्किट में एक से ज्यादा सेल मौजूद होगी तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि टोटल कितना ईएमएफ हमें मिल रहा है सर्किट से। ठीक है, तो इसमें दो तरीके होते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो जब भी सीरीज में सेल कनेक्टेड होती है तो हमेशा याद रखिएगा सेल का जो नेगेटिव होगा, पहली सेल का जो नेगेटिव होगा वो दूसरी सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। किससे? दूसरे के पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या सर अगर इसको हम पलट के लगा देंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सीरीज में नहीं है? बिल्कुल सीरीज में ही होगा, लेकिन पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा एम क्या सर्किट में पोटेंशियल बढ़ाना ना कि घटाना, तो उसमें भी उसको सीरीज में माना तो जाएगा। ऐसा लोग कहीं नहीं आपको मिलेगा
कि अगर पलट दिया सीरीज में नहीं है, सीरीज में तब भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों एक दूसरे में लड़ेंगे और हम पोटेंशियल बढ़ाने के बजाय घटा देंगे। ओके, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो एम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बढ़ने का, इसका रीजन है कि आपको पोटेंशियल बढ़ाना है सर्किट में, ना कि कम करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नेगेटिव पहले का पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। समझ में आया कि नहीं आया? तो E1 प्लस E2। अच्छा, अब E1 का इक्वेशन वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हम लोग E का लिख रहे थे, तो इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसका कितना है, तो इसका सर्किट को रीड्रॉ करने का तरीका ये होता है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सिंपल तरीका, ये हो गया तेरा E1, ये हो गया तेरा E2, इसको R1 कर दो, इसको, और इसके बाद जो आपका लोड है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको तीन रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, तीनों एक दूसरे क्या है, सीरीज में है, और ये दोनों तो भाई हैं, जिनको एक ऐसे सर्कल में डाल दो, ठीक है? तो ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसको भी चाहे तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक बड़ी बैटरी से, है ना? और क्या करूंगा मैं, एक बड़ी सी बैटरी दिखाऊंगा और उसका पोटेंशियल लिख दूंगा, ठीक है? अब इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया एक बैटरी जिसमें देखो दो सेल मैंने दिखाई, ठीक है? अब यहाँ पर करंट जो फ्लो होगा वो हमेशा इधर से फ्लो होगा, मान लेते हैं किसी भी स्टेट ऑफ टाइम पर आई, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ठीक? तो R टोटल सर्किट का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे तो R इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर आपको चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस को आपने सर सेल को एक बैटरी बना दी, तो आप इंटरनल को भी एक रेजिस्टेंस बना दो, तो उसका क्या जाएगा, R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे सर्किट का, तो कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है? क्लियर है? यस सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो आपके सेल्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में, है ना? कैसे करते हैं भाई, कि आपका दो टर्मिनल है, दोनों जितने भी टर्मिनल होंगे आपके रेजिस्टेंस के, वो सारे के सारे बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और सबको मौका मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव को एक्सेस करने का, तो कहते हैं कि जाने के रास्ते यानी, अब यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ बैटरी जो है इसका जो पॉजिटिव होगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का जो पॉजिटिव होगा, वो जहां मिलेंगे वहीं से आप रेजिस्टेंस लोड को कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार से। और इसका जो नेगेटिव होगा, अब यहां से कहां जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के पास, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद, और फिर ये कहां जहां कनेक्ट होगा, तो हम तो देखा जाए तो जंक्शन बन रहा है, जंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो यहां से देखो ये आपका इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, और इन दोनों का समेशन आउटगोइंग है ना? ये अपना करंट दे रहा है, ये अपना करंट दे रहा है ना? इसको तो फायदा किसका हो रहा है, लोड का हो रहा है। और फिर यहाँ से फिर से इनकमिंग ये हो गया, आउटगोइंग क्या हो गया, ये जितना दिया था उतना वापस ले लिया, जितना इसने दिया था उतना इसने वापस ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम चाहें तो टोटल आपको अगर निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल, हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस, ठीक है, लिख डालिए इसको फटाफट। ठीक, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? तो क्या आ जाएगा भाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ठीक है, नोट कर लें फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। डन? चलिए भाई, नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या करना है भाई, मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें देखो ध्यान से, इट कंसिस्ट ऑफ m rows in parallel combination such that each row contain n cells। ध्यान रखना, m rows कैसे होती हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं m rows parallel combination such that rows contain n cells। तो पता है क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से बनवाया था, मैंने ऐसे बनाया था उसमें, है ना? वहां पे n आइडेंटिकल हमने सेल बोली थी, है ना? कितनी सेल होगी ये? ठीक, अब मैंने ऐसे इसको बना दिया, तो ये दिमाग होना चाहिए इनके अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे, तो इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, n टाइम्स मुझे रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पहली सेल का, फिर दूसरी सेल का, फिर तीसरी सेल का, और इस तरीके से कितना, आखिरी आपका n टाइम्स, इस तरीके से। और इसकी कितनी ब्रांचें ऐसी बन रही हैं, इसकी m टाइम्स बन रही हैं। कैसे, m टाइम्स। तो ये आखिरी कहां जाएगी, ये ऐसे जाएगी,
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें सीरीज वाला कहाँ लगेगा, पहले रोज को सॉल्व करोगे तो सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, और फिर पहले सॉल्व करोगे तो आपके पहले का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया n नंबर ऑफ सेल्स और उसके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। बीच में ऐसे डॉट डॉट का मतलब है कि बीच में चल रहा है। तो ये कितने हो गए भाई, m रोज हो गई, m रोज। और यहाँ देखो, देखा जाए ध्यान से तो n नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर n सेल्स इन ईच रो, ठीक है, ओके। और सारे के सारे क्या है, आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ कितना है E और इंटरनल कितना है R। तो ये क्लियर हो गया। अगर मुझे एक को सॉल्व करना देना, कितना सिंपल कर दूंगा मैं इसको, तो मैं इसको लिख दूंगा, एक ही सर्किट बनाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, एक सेल लगाऊंगा, उसकी वैल्यू लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका n टाइम्स ऑफ E, क्योंकि E प्लस E कितनी बार, n टाइम्स, और उसका सिंगल एक इंटरनल n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। इसी प्रकार से ये कितनी बार लिखूंगा, m टाइम्स, और आखिरी वाला भी लिख दूंगा ऐसे ही, n टाइम्स ऑफ E, और यहाँ जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब कुछ करना ही नहीं है बेटा। देखो ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए देखा 1/nr प्लस 1/nr प्लस कितनी बार, m टाइम्स, m टाइम्स होगा कि नहीं होगा? यानी कि मैं ऐसे डायरेक्टली कर सकता हूँ, 1/n कॉमन ले लूं तो m आएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसका, देखो 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 कितना आसान था ये। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे, जो रेजिस्टेंस का है, तो स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिएगा nr अपॉन, अरे 1/nr 1 प्लस 1 करते जाओगे तो आएगा m अपॉन nr, और उसको उल्टा करोगे तो nr अपॉन, आ गया कि नहीं आ गया? अब पैरेलल आप सेल का सॉल्व कर लें, ठीक है। अरे ये तो यही सॉल्व हुआ है, तो मैंने कर रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब में वोल्टेज कैसा रहेगा आपका, देखो ध्यान से, आपका NE और कितना है, m टाइम्स, ठीक है। तो MNE अपॉन क्या जाएगा, MR प्लस NR, ठीक है। ये हो गया। मैक्सिमम करंट क्या होगा बैटरी से, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैचेस विद द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज I max is equal to NE upon 2 NR upon M, ठीक है। तो MNE upon 2 NR आ जाएगा, I max की वैल्यू कितनी आ गई, ME upon 2। ये है फॉर्मूला इसका। और अगर करने का इच्छा है तो इसका प्रॉपर डेरिवेशन नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं KVL एंड KCL, ठीक है। दो रूल होते हैं, एक वोल्टेज लॉ होता है किरचॉफ्स का, और एक क्या होता है, करंट लॉ। तो क्या पहला क्या है भाई, यहाँ पर जंक्शन रूल यानी कि KCL। किसकी बात कर रहे हैं, KCL की। तो KCL में पहले कई बार हमने आपको जंक्शन के बारे में समझाया है ना। कैसे समझाया था, मैंने कहा था जहां पर भी दो से ज्यादा वायर हो वहां पर जंक्शन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पर वापस से एक रेजिस्टेंस है, और ये हो गई सर्किट, सिंपल सर्किट। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है, मान लेते हैं से I। तो I जब यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट A पर, तो उसको क्या देखने को मिल रहा है, एक पॉइंट A मान लो B, ठीक है। तो यहाँ पर A पर गया तो उसके पास जाने के कितने ऑप्शन हो गए, दो। तो अब कुछ करंट यहाँ चला गया, मान लो से I1 यहाँ गया और I2 यहाँ गया। जब भी करंट आपका डिवाइड होने लगे किसी अलग अलग कंपोनेंट्स में, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, जंक्शन। क्या बन जाएगा, जंक्शन। तो कहा गया कि समेशन एट एनी जंक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, बिकॉज़ I प्लस I1 प्लस I2 करेंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब कहोगे ये कैसे, मैंने कहा कि एक्चुअली में ध्यान से देखोगे तो इनकमिंग कौन सा I, तो I1 प्लस I2 कैन नेवर बी पॉजिटिव करंट, इट विल बी नेगेटिव। सो टोटल जो आपका इनकमिंग था वही तो I1 प्लस I2 का समेशन भी होगा। अगर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी तो इसकी नेगेटिव का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। तो इसको लिखने का सबसे बेटर तरीका क्या है, ऐसे लिखो, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इक्वेशन ऐसे बनाओ, I इज इक्वल टू I1 प्लस, ऑटोमेटिकली जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन I इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये है आपका KCL, ठीक है। KCL का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है हमेशा वो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1
प्लस V अपॉन, बिकॉज जब भी आपका KCL लगता है तो आपकी ब्रांचेस पैरेलल होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, पैरेलल है कि नहीं है? ठीक, देखो दोनों पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के? दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना? तो इनका अगर हमें वैल्यूज पता होता तो हम इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देते। ठीक है, इक्वेशन पहचानी कैसे जाती है कि आपकी जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिखे, बोले इक्वेशन समझ जाना ये KCL का इक्वेशन है। जब आपको करंट और रेजिस्टेंस दिखे, समझ जाना KVL का रेजिस्टेंस है। एक कंफ्यूजन आता है जनरली बच्चों में कि सर यहाँ तो वोल्टेज चल रहा है, तो ये करंट का कैसे हो गया? भाई करंट भी तो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज होता है करंट इनटू, बिकॉज देखो ध्यान से, जब भी आपका KVL लगता है तो वहां वोल्टेज वैरी करता है, ठीक है? लेकिन जब भी आपका जंक्शन बनेगा तो वो पैरेलल ब्रांचेस में ही तो बनेगा, क्योंकि जंक्शन अगर बन गया तो एक ही पॉइंट पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है टू मल्टीपल ब्रांचेज, और जब मल्टीपल ब्रांचेज को सेम पोटेंशियल मिलने लगे तो पैरेलल में होते हैं ना हमेशा। हाँ। ठीक है, और सीरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये आ गया आपका लूप रूल यहाँ से। ठीक है, ये समेशन ऑफ EMF विल ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका किसी भी लूप के अंदर टोटल जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका समेशन हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो वही बात होगी, जितना सप्लाई किया उतना ही कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये क्लियर है कि जितना भी सप्लाई होगा सारा कंज्यूमर के पास डिलीवर होगा ही होगा। तो कहते हैं जो डिलीवरी है उसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज सप्लाइड तो कहते हैं वोल्टेज सप्लाइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया आपका, लिख डालिए। यहाँ ऐसे एक हम लोग बना सकते हैं सर्किट। इसमें 2 लूप बना लीजिएगा, ठीक है? 2 लूप बना करके सॉल्व करिएगा। ठीक, एक लूप यहाँ से और एक लूप, ठीक है? जो कॉमन होगा वो रिपीट हो जाता है इक्वेशन के। ठीक है, यहाँ इक्वेशन कैसे बनेगा? मान लो ये E है और यहाँ मान लो ब्रांच में करंट कितना I1 है और इधर कितना है I2, कितना है? ठीक है, अगर हम यहाँ पॉजिटिव से निकल रहे हैं तो पहला इक्वेशन में क्या आ जाएगा? प्लस का E माइनस IR1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसी प्रकार से I2 R2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और I1 I2 किसके बराबर हो जाएगा आपका? I1 I2 करेंगे तो क्या जाएगा? टोटल करंट। ठीक है, इस तरीके से तो इक्वेशन अभी बनाएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे इसको, अभी आपको मैं दिखाऊंगा करके। ठीक है, परेशान मत हो। देन व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? जब भी आपका कोई सर्किट इस तरीके से अरेंज हो कि जो सर्किट है उसमें देखिए एक ब्रिज बन रहा है और बीच में क्या है? गैल्वेमीटर। तो एक ऐसे पर्टिकुलर आपका जो है कंडीशन आएगी जिसमें आपका जो गैल्वेमीटर है वो क्या हो जाए? जब आप वैरी कराएंगे यहाँ पर अपने सप्लाई को, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब गैल्वेमीटर रीड करेगा 0 एम्पियर करंट, उसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस कंडीशन क्या होती है? R1/R2 = R3/R4। इसको PQRS से भी कर सकते हैं, है ना? किताबों में PQRS भी लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि P/Q = R/S। वो नेमिंग का खेल है, उसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस याद रखना जो भी आपका करस्पॉन्डिंग जो होंगे आपके रेजिस्टेंस होंगे उनका रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए, और बैलेंस कंडीशन पे हमेशा रखना गैल्वेमीटर करंट क्या हो जाता है? 0। इसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन होता है। पोटेंशियोमीटर की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस में आएगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और ये सब है, ये सब हमें पढ़ना नहीं है।
तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ मीटर बेस पढ़ना है। मीटर बेस का काम क्या होता है, किसी भी अननोन वायर रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ठीक है, हमारे पास उसमें एक अपना नोन रेजिस्टेंस होता है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और एक हमारे पास एक लेंथ, एक वायर होता है जिसकी लेंथ क्या होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है। ठीक है, हमारे पास तीन नोन होते हैं, एक अननोन होता है। हम क्या करते हैं, हम तब तक जॉकी को उसमें आगे पीछे करते हैं जब तक बैलेंस कंडीशन यानी कि गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट नहीं शो हो जाए, और जैसे शो हो जाएगा हम इसी करेस्पॉन्डिंग रेशियो को इक्वल करके हम उस अननोन को निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो R1 पता है, R2 पता है, R4 पता है, R3 नहीं पता है, तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R4 अपना R2। इसी तरीके से हम मीटर बेस का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्ली मीटर बेस हम पढ़ाएंगे। अभी हम क्या कराने जा रहे हैं, अभी केवीएल केसीएल के क्वेश्चंस कराएंगे, वेटेशन के क्वेश्चन कराएंगे, फिर एक ही टॉपिक रहेगा मीटर बेस, वो भी हम डिस्कस करके चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल, in the figure shown the current in the 10 volt battery is close to 10 volt बैटरी वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर। सॉल्व करो फटाक से। यहाँ एक करेक्शन है, यहाँ दो बार, हाँ बहुत अच्छी बात उन्होंने पॉइंट आउट किया। ठीक है, यहाँ दो बार दिया हुआ, इसको एक मिटा दो। ठीक है, 20 वोल्ट की एक बैटरी लगी, बाकी सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। पहला लूप और दूसरा लूप ये है। ठीक है, ये आपका लूप हो गया। तो पहला लूप हो गया आपका, इसका नाम पढ़कर डालो ABCD, ABCD। ठीक है, और दूसरे का कर लो, इसको E कर लो, इसको F कर लो, BFC। ठीक है, लूप 1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो पहले करंट डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से करंट मैंने मान लिया क्या I2, और यहाँ से क्या मान लिया I1। ठीक है, लिख डालो। तो क्या आएगा, मैंने क्या सिखाया, हमेशा जो आपका सप्लायर है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, है ना। तो ये हो गया, तो जरा कर डालिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा सर 20 माइनस 5I2 माइनस, अब ध्यान से, यहाँ से आया I1 और यहाँ से आया I2, इसको मिला I1 प्लस I2, इसको क्या मिला I1 प्लस I2। ठीक है भैया, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10, और कुछ है क्या, है ना, फिर माइनस 2I2 इज इक्वल टू व्हाट। ये कौन सा लूप है, BEFC। ठीक है भैया, अब देखो 10 माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10। ठीक है, गलत कर रहा हूं तो बताना, फिर माइनस I1 इंटू, यही तो इक्वेशन बन सकता है। और कुछ बन रहा है क्या इक्वेशन, नहीं बन रहा ना। अब 1 और 2 को सॉल्व कर डालो। पहले ओपन कर लेना, पहले ओपन कर लेना। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 10 माइनस 10I1 माइनस 10I2, तो 10I1 माइनस 4I1 क्या जगह 14I1, यही तो होगा ना। पूरा एक्सपैंड करूँ पहले इसको। कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और सबको, ताकि सारा इक्वेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव में आ जाए। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हो जाएगा, अच्छा देखो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, माइनस 5I2 और माइनस 10I2 कितना हो जाएगा, माइनस 15I2 हो जाएगा। ये आएगा क्या, माइनस 15I2 को तो प्लस 15I2 उधर भेज दिया। ठीक है, फिर प्लस 10I1 है ना, इज इक्वल टू 20, क्वेश्चन नंबर
1 गलत किया तो बताना। एक और था 2i2 भी तो था, तो ये 17 होता है। इसको 17 कर लो, कितना आ जाएगा 17। इक्वेशन नंबर 1 इसको देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका 14i1 i1 के नीचे तो और कितना जाएगा 10i2 ना, तो 10i2 प्लस 14i1 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 तो हम लोग ने सीखा था वो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड है ना। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे है ना, बैलेंस बनाएंगे ताकि i1 को एलिमिनेट करें या फिर i2 को, किसी एक को ही एलिमिनेट किया जाता है। तो अब मुझे बताओ मैं ऐसा क्या कर दूं कि कोई एक एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में इनटू 17 कर दीजिए और दूसरे वाले में 17 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दूसरे वाले में 17 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 170 आ जाएगा और 117 आ जाएगा, तो 170 आ जाएगा, तो i2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट करो और आगे 10 लिख दो, इक्वेशन को निपटा दो। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कर दो 17 से मल्टीप्लाई कर दो 17, तो ये हो जाएगा आपका नया इक्वेशन, ऐसा दिखेगा कुछ 170i2 प्लस 100i1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, और फिर नया आ जाएगा यहाँ 170i2 प्लस कितना हो जाएगा 17 इंटू 14 करिए जरा, कितना आ रहा है 1238। हाँ 1238 आएगा, नहीं 238 238 आएगा ना, 238 हाँ 238 i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 170। अब सब्ट्रैक्ट कर डालो, ये चला जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा 138 i1 और यहाँ जाएगा 30 i1 इज इक्वल टू -30 अपॉन 138। ठीक है, आंसर आ गया। आपको क्या निकालना था, i1 ही तो निकालना था, आपको क्या निकालना था i1 ही तो निकालना था। देखो 10 वोल्ट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका i1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 138। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है पता है, करंट फ्लोज फ्रॉम यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बेटा, 10 वोल्ट i1 प्लस i2 क्यों निकालोगी तुम, ऑप्शन कौन सही है इसमें, सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जाएगा 0.2। चलिए ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर आ गया 0.2। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव साइन का मतलब भी यही था। चलिए, इन द गिवन सर्किट given in the figure circuit in different branches and the value of one resistor are shown, the potential at point B with respect to the point A, B with respect to point A। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से सॉल्व करना थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखने की आदत नहीं है ना आप लोगों की। इधर देखिए, करंट इन दिस लूप इज ऑलरेडी गिवन 1 एम्पीयर, so current going from this direction to this direction, ठीक है, and the value is 1 ampere and here the value is 2 ampere। 1 एम्पीयर गया कहाँ पे, इसका मतलब कुछ इधर से भी आ ही रहा होगा ये, और इस ब्रांच में 2 एम्पीयर, तो यहाँ से करंट भी कितना आ रहा होगा 2 एम्पीयर। अब यहाँ पर ये आपका इधर अगर 1 एम्पीयर है, इधर 1 एम्पीयर, यहाँ से 1 एम्पीयर चल रहा है, इधर लूप में 2 एम्पीयर चल रहा है, तो यहाँ पर आकर के इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। एक इक्वेशन सिंपल सा बनाओ, आंसर निकाल लो यार। है 1 एम्पीयर प्लस ये डीसी वाली ब्रांच में करंट नहीं पता अपने को, तो लेट्स
मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है, इसको I3 मान लेते I3 हैं। क्या मान लेते हैं? I3। इट इज क्वाइट क्लियर कि 1 एम्पियर प्लस I3 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। एम्पियर। 2 इनकमिंग एक आउटगोइंग बाय KCL। I3 कितना आ गया आपका? 1 एम्पियर इतना है ना? अब फिर से सॉल्व करो इसको पूरा। अब आप यहाँ पे ACDB पर क्या लगा दीजिए? वोल्टेज, है ना? तो क्या आ जाएगा? V at A, मान लेते हैं V at A क्या है? 0 है ना? तो VA प्लस 1 क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे लगाएं तो जाएगा VA प्लस, VA मतलब पोटेंशियल एट A, ठीक है? अब सबका हम एडिशन कर रहे हैं, सारे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। प्लस कौन सा वोल्टेज है ये? 1 वोल्ट है। फिर प्लस C पर निकालिए, है ना? V एट C कितना हो जाएगा? उस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है? करंट कितना मिल रहा है आपको? I3, है ना? और I3 इंटू 1 हो जाएगा, है ना? ये I3 इंटू 1। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? -2 इज इक्वल टू VB। माइनस माइनस ड्रॉप है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 ही तो आ रहा है ना? ये 2 आएगा, 2 आएगा बच्चे। इधर देखो देखो लिखा भी है। मैंने क्या सिखाया? हमेशा ऐसे सिखाया है ना कि जिस डायरेक्शन जा रहा है तो करंट यहाँ अपोजिट है तो माइनस में ड्रॉप होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस, तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं माइनस, और इसको लिख देता हूँ -1। ठीक रहेगा ना? क्यों? हाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इट इज इक्वल टू व्हाट? +2 आ गया। ठीक है बच्चा, ये आ गया +2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? बताइए, लास्ट में क्या आएगा? -2। वो आउटगोइंग हो गया। फिर उसके बाद प्लस VB इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा आपका -1 वोल्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें तो A और D वाला खर्चा हो गया। नहीं, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। इधर देखो, VA माई पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, ये क्या जाएगा? -VB, और तो गया ये कितना आ गया? VA प्लस 1 इज इक्वल टू VB। तो अगर B एट हायर पोटेंशियल मानेंगे तो VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस the potential at B with respect to A, तो VB माइनस VA निकालना था। क्या निकालना था? VB माइनस VA। तो कितना आ गया? +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके ओके, सबका हो गया क्लियर? ठीक। जनरल इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला इसमें ये तरीका हो गया कि जिसमें करंट ना दिया हो जिस ब्रांच में, वही से जाना है। ठीक है, पहली बात। दूसरा तरीका ये समझ लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जहां आसानी से वोल्टेज मिल जाए। तीसरी बात कि जब हमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो तो जब भी प्लस से निकलते हैं तो वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव। पहला पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो, मैं माइनस से एंटर कर रहा हूँ, प्लस से निकल रहा हूँ, इसलिए ये पॉजिटिव लिया। फिर जब मैं यहाँ पे C से गया तो C से मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस तरफ जा रहा हूँ, तो अगला पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा? यहाँ होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ थी, इसलिए ये क्या आ गया? +2 आ गया, है ना? +2 वोल्ट आया, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट था और आपका नेक्स्ट क्या हो गया? 1 एम्पियर का करंट था और 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो IR किया मैंने। ठीक है,
+2 एम्पियर। फिर यहाँ से जब मैं गया तो प्लस से इंटर कर रहा हूँ, माइनस से निकल रहा हूँ, तो क्या कौन सा साइन कैरी करेंगे, जिससे एग्जिट करेंगे, जिस डोर से एग्जिट करेंगे उस पे जो साइन होगा तो -2 वोल्ट आ गया। फिर इक्वल टू में क्या होगा, कहाँ जाकर खत्म करना, डेस्टिनेशन क्या था, इज इक्वल टू VB। ठीक है, कहा गया था क्वेश्चन में पोटेंशियल एट V विद रिस्पेक्ट टू A, तो हमसे कहा गया VB माइनस VA निकालो। अगर कहा जाता पोटेंशियल एट A विद रिस्पेक्ट टू, तो आंसर आता -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैंने पहले से मान रखा था कि B विल बी एट हायर पोटेंशियल, A विल बी एट लोअर पोटेंशियल, और प्रूफ भी हो रहा है यार, है ना। V क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है और वो प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल था, ये हायर पोटेंशियल था, है ना। समझ में आ रहा है? और देखो ना डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो भी देखो वही है, हायर से लोअर की तरफ ही आ रहा है, लेकिन अपन क्या करके चल रहे हैं, पहले से लेके चल रहे हैं। तो जब जो चीज एज्यूम कर लोगे वो हमेशा सही आएगी आंसर में, ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से इसका आंसर क्या आया, +1। देखो ध्यान से, गलत आए इसलिए -1 दिया हुआ था, जिसकी कैलकुलेशन जरा सी गड़बड़ होगी उसका -1 आ जाएगा, उसका आंसर -5 हो जाएगा, है ना। उसके नंबर कितने आएंगे, -5, 4 भी गए और एक और लेके गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम, A से C की तरफ पूछना है, बहुत बढ़िया। जंपर वायर लगा हुआ है यहाँ, जंपर यानी कि ये लाइन है और ये लाइन है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ऊपर रखी हुई है। जैसे एक ये वायर है, इसके ऊपर एक और वायर है, दोनों कनेक्ट नहीं, इसलिए जंपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहे हैं करंट इन दिस 4 ओम प्लस 4 ओम ब्रांच विल बी, एक्चुअली वो 8 ओम है, सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसको सॉल्व करना सबसे आसान है, मैंने पढ़ा है सिमेट्री, मैंने सिमेट्री पढ़ाई है ना, रिडक्शन मेथड। तो उस लाइन पे जो आ जाएगा उसको तो ऐसे ही उड़ा दो, बाकी देख लो, याद होना चाहिए। आंसर 1 सेकंड का है इसका। आप लोग क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा मेथड सिखाया है सिमेट्रिक वाला। हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि सर्किट को दो ऐसे हिस्सों में बांट दें कि ये जो लाइन है इस पर एक मिरर रखा जाए, तो इधर की इमेज, इधर की जो सर्किट की इमेज है आइडेंटिकल बन जाए इधर। तो इसका मतलब इस लाइन पर लाई करने वाले रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर सकते हैं। तो पता है नई सर्किट कैसे दिखेगी, सिंपल सर्किट दिखेगी, रेजिस्टिव होगी, ठीक है। सिर्फ ये आ जाएगा 2 ओम, ये आ जाएगा 2 ओम, यहाँ आ जाएगा 4 ओम, यहाँ आ जाएगा 4 ओम, और यहाँ आ जाएगा 2 ओम, और यहाँ आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर एक सप्लाई हो गई 8 वोल्ट की, खत्म हो गया क्वेश्चन आगे। ये 8 वोल्ट हो गया, इक्विवेलेंट निकाल लोगे 4 8 4, 3 पैरेलल हैं, तो 1/4 + 1/4 क्या आ जाएगा, 1/2, मतलब 2, हाँ 2, और 2 प्लस क्या 1/2 + 1/8 कितना आ जाएगा, 5, हाँ 8/5, हाँ 8/5 आएगा। और फिर क्या निकल जाएगा, 8 वोल्ट का यहाँ पर है रेजिस्टेंस निकल गया, V/R कर लेना तो आपको करंट मिल जाएगा। हमसे पूछा भी करंट गया है सर्किट में, ठीक है। पहले हमें सर्किट का करंट मिलेगा, अभी आंसर आया नहीं है, सर्किट करंट मिलेगा। फिर वो सर्किट करंट आपका पूछा गया है कि अब मुझे ये 8 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी सॉल्व हो जाता। देखा जाए इतना भी करने की क्या आवश्यकता है, तीनों पैरेलल में हैं, तो इतना इक्विवेलेंट भी क्यों निकाल रहे हो यार। ये 8 ओम है तो क्या होता है भाई, I1 = क्या जाएगा, V/R AC, तो ये जाएगा 8/8, कितना आ गया 1 है, खत्म करेगा सी ऑप्शन इसका, ठीक है, खत्म हो गया। पैरेलल में मैंने ध्यान दिया, तो पैरेलल करने की जरूरत नहीं है, टोटल करंट क्यों निकालें यार, I निकालना ही नहीं है ना। I निकालने की क्या आवश्यकता है, जो हमें वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस भी पता है सर्किट का। चलो आगे करो। इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। आइडियल वोल्टमीटर कभी करंट ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। रीड्स 2 वोल्ट, कितना आ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस, 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। सप्लाई कितना कर रहे हैं हम लोग, 3 वोल्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट की 2 सेल लगी हुई है, तो ये हो गया आपका 3 वोल्ट, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ई सेल, तो मतलब आ जाएगा यहाँ पर -2I r, 3 वोल्ट में से इतना आप करंट मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, तो आपसे क्या पूछा गया है, r की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। बेकार क्वेश्चन है ये,
देखो बस वहीं शुरू करेंगे जहां से आप लोगों को जो है समझना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर 2 वोल्ट अगर 10 ओम के अक्रॉस है, इसका मतलब 15 ओम के अक्रॉस भी होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट का है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 1/15 विल गिव यू 1/6। तो R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। अब ये 6 ओम और 2 ओम क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर देखो R लोड आ गया 8 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, देखिए R इक्विवेलेंट कितना आ गया इंटरनल का, ये जाएगा ट्वाइस ऑफ R। ठीक, टोटल कितना आ गया RT इज इक्वल टू 8 प्लस 2R। ठीक, अब ये देखिए ध्यान से, पूरी सर्किट कैसी बन जाएगी, एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी RT, जिसकी वैल्यू होगी 8 प्लस ट्वाइस ऑफ, और नीचे क्या हो जाएगा, एक 3 वोल्ट की सेल, खत्म करो यार। ठीक है, I कितना हो जाएगा सर्किट के अंदर, I इज इक्वल टू V/R 3/8 प्लस 2R, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, करंट इन सीरीज सेम रहता है। ठीक है, अब देखो इसको फिर 2 टुकड़े में कर देंगे। तो अगर हम इसको 6 ओम लिख दें तो 6 ओम का हमें वोल्टेज ड्रॉप पता था, कितना था, 2 वोल्ट। तो मुझे ओम्स लॉ पता है I इंटू R इज इक्वल टू 2 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब है I टोटल कितना था, 3/8 प्लस 2R इंटू I इज इक्वल टू व्हाट, 2 वोल्ट। गलत कर रहा हूं तो बताना, ठीक है ना। अब यहाँ पर माफ करना, ये इंटू आई क्यों लिख दिया, ये तो आई था ना, इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारे सामने आने वाला है 18 16 प्लस 4R, ये आ जाएगा 4R बराबर 2, R बराबर 1/, हम यार कोई क्वेश्चन था ये कोई क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन नहीं था ये आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सर्किट shown with R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, E1 is equal to 2 volt, E2 is equal to E3 is equal to 4 volt। बहुत बढ़िया। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी 4 वोल्ट, यहाँ पर भी 4 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट। R1 हो गया तेरा 1, R2 हो गया तेरा 2, ये हो गया 1, ये भी क्या हो गया, पता नहीं क्या तुम्हें दिख रहा है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह बराबर रेजिस्टेंस है और बराबर बैटरी। हाँ, 2 R1 प्लस R1 2 हो गया है, तो एक ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, दम नहीं है क्वेश्चन में, एकदम बिल्कुल दम नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, R1 ये भी आपका, ये देखो ये है तो एक ही में ना, सीरीज में ही तो है। और E1 क्या हो गया आपका 2। सोचो, आंसर निकालो, खत्म करो। ठीक है, ओके। चलो कोई नहीं, आराम से करो, परेशान कम हो। ठीक है, आराम से ही करो, सॉल्व करो बस। तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है, तो वहां पर अपन सॉल्व कर सकते हैं। E1/2 आ जाएगा, प्लस E2/2 आ जाएगा, प्लस E3/2 आ जाएगा, अपॉन 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1 प्लस 1। नहीं बचा सर, नहीं बचा ना। R1R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। हाँ। तो वैसे सॉल्व किया मैंने, और कैसे किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के लिए पढ़ाया था मैंने फॉर्मूला, वही यूज कर लिया। इसको सिंपल करना था, इसको सर्किट ऐसे दोबारा बना लो। भाई देखो कैसे पता चलता है कि सीरीज में है या पैरेलल में। जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा ना, तो ये वाले भाई और ये वाले भाई सीरीज हो गए। जितना करंट इसमें है ही तो फिर इसमें भी जितना करंट यहाँ चलेगा लूप में, अभी तो KVL पढ़ाया, तो लूप में जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा। तो इसको एक्चुअली सर्किट को रीड्रॉ करना चाहिए, सिंपल सर्किट बन जाएगी। एक ऐसे लेके जाओ, यहाँ पर लगा दो E1 और यहाँ लगा दो 2 ओम, ये तेरा हो गया E1। ठीक है, तो यहाँ लगा दो E2 और यहाँ लगा दो 2, तो यहाँ लगा दो E3
और यहाँ लगा दो 2 और इन तीनों के आगे ऐसे आउटपुट ले, तो ये तेरा हो जाएगा आउटपुट के लिए। कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया ई टोटल, जो भी तुम्हारा वोल्ट मीटर लगा दो, कुछ भी लगा लो, जो तुम्हें मन करे वो कर लो, क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए था तो हमने वोल्ट मीटर। तो भैया क्लियर हो गया। यहाँ से निकलेगा I1, यहाँ से निकलेगा I2, यहाँ से क्या निकलेगा I3। इन जो टोटल वोल्टेज होगा E इक्विवेलेंट होगा वो तो I टोटल अपॉन R टोटल का ही रेशियो तो होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यार, ये हो जाएगा पहला I1, अरे जब हमें E भी पता है और R भी पता है तो ओम्स लॉ नहीं लग जाएगा। तो ये जाएगा 2/2 प्लस 4/2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 अपॉन 1/R। पैरेलल में है तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस हमने ये निकाला, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया और ऊपर सिंपल करंट ऐड कर दिया। तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 5/3/2 दैट इज 10/3 दैट इज 3.3 वोल्ट। अब बताइए अगर चलो a cell of internal resistance R drives current through an external resistance R। फिर से पढ़ दे रहा हूं, सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ठीक है। ड्राइव्स करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, किसी के अंदर, थ्रू का मतलब हुआ कि जो आपका रेजिस्टेंस R है उसके अंदर से गुजर करके, तो इसको सीरीज में ना बोल करके तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड बना के दे रहे हैं, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहे हैं, द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन। इसका एक पूरा हेडिंग है मेरा कि मैक्स, जो मैंने अभी पीछे लिखवाया था ई मैक्स का और आई मैक्स का एक लिखवाया था ना, मैक्सिमम करंट क्या होगा, m नंबर ऑफ जब आपकी ब्रांचेस थी और n नंबर ऑफ सेल थी एक ब्रांच में, है ना, एक वहां लिखवाया था। एक मैंने टॉपिक क्लास में चर्चा करी थी कि मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R, है ना, यही तो होता है। तो अगर किसी को मैक्सिमम करंट भी मिल जाएगा तो उससे मैक्सिमम पावर उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो जिसको नहीं याद है उसके लिए मैंने इसे शॉर्टकट बना दिया। तो आपको कह रहे हैं मैक्सिमम पावर डिलीवर टू रेजिस्टेंस R विल बी, चलो मैक्सिमम मिनिमा से करके दिखाएं 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए हम तो हैं ही। तो यहाँ पर मान लेते हैं ई ऑफ द सेल कितना है आपका, चलो ई मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, अगर हम पावर की बात करें ये होता है I²R, अरे वो R ऐसा लिख दिया मैंने, को कैपिटल कर लो, R इक्विवेलेंट लिख देना इसको, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर भी स्मॉल I करो, फिर तो बड़ा सिस्टम है भाई, है ना, ये हो गया। तो अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर सीरीज में है। अब देखो फिर से पढ़ दे रहा हूँ इसको, देखो कितना चालाकी से सिंपल सी बात को कितना घुमा फिरा करके बेवकूफ बना रहा है। सीरीज में ही तो है लेकिन बोल कैसे रहा है, अ सेल ऑफ इंटर, मतलब पहले सेल के बारे में ये तो कोई स्पेशल है ना, ड्राइव्स करंट थ्रू, इतना सिस्टम बना रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत डिफिकल्ट है ना। तो सिंपल जो सोचेगा वो कर लेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब ये लोड है, बस इतना ही सर्किट में दिया है। सर्किट देखो बना दी हमने, सर्किट क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ठीक है। तो पहले ही सिंपल हम जो सर्किट बना सकते हैं, सिंपल हम लिख सकते हैं, क्या ओम्स लगा दिया, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा ये, है ना। बस सॉल्व कर लीजिए आप। तो हमें क्या चाहिए, करंट मिल गया, करंट मिल गया तो पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस R, लोड रेजिस्टेंस R विल बी I² इनटू दैट रेजिस्टेंस ओनली, यहाँ टोटल मत कर देना, ठीक है, बस ये हो जाएगा। फिर पावर डिलीवर्ड अक्रॉस, तो हमें क्या करना पता है, dP/dr, R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, माफ करना, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, हमें R की वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम मिनिमम जब मैंने पढ़ाया तो मैंने सीखा जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं हमें वैल्यू, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x कहते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x कहते हैं, तो टू गेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x, तो हमें x की वैल्यू मिलती है तो हम क्या करते थे, dy/dx करते थे, फिर उसको जैसे ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको लिख दो ऐसे, x लिख दो, ठीक है। तो हम dy/dx करेंगे तो आ जाएगा 2x + 1, और हम फिर कहते थे इसको इक्वल टू 0 कर दो तो मैं x की वैल्यू मिल गई -1/2। सो किसकी वैल्यू मिली तुमको,
किसकी वैल्यू मिलेगी तुमको? आर के। जिस पर मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। तो यहां से कर डालो इसको, तो ये हो जाएगा E² अपॉन R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक r। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dr। ठीक है, so you after solving it you will get the value of r will be equal to small r। ठीक है, ये है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब ये चीजें करनी भी नहीं पड़ेगी जो मैं नोट्स पढ़ेगा, क्योंकि मैंने नोट्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिराइव करके प्रॉपर्ली कराया है। तो जो नोट्स पढ़ के जाएगा वो फटाक से लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जिसको नहीं आता, जो रिवीजन में पहली बार पढ़ रहा है मुझसे, उसके लिए मैंने किया कि जिसको डिफरेंशिएशन आता है और मैथ से हो तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू कैन इजीली डिफरेंशिएट इट, है ना। तो डिफरेंशिएशन आता है, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना था, तो हम फिर भी लिख देते हैं डी बाई डी आर किसका करना है, ई कांस्टेंट बाहर निकाल लेना, r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर और ऊपर एक r होगा। इसको सॉल्व कर लेगा जो, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। इन द सर्किट shown the potential difference between A and B, where is A and where is B, this is A and this is your B। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बता दो। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बता दो। तो हमें क्या निकालना है, वी ए बी निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वी ए बी। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। जो वी ए बी होगा वही आपका इसमें क्या हो जाएगा, वी सी डी। ये यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला, ओपन सर्किटेड है। तो एक्चुअली में ये एक ट्रैप था। तो यहाँ पर गलती क्या होगी, जैसे ही आप 5 और 10 को इंक्लूड करेंगे, एक भी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस लेने का कोई मतलब नहीं है। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी डी। करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इस लूप के अंदर ही चल रहा है ना। तो यहाँ से आप कैसे करेंगे, सिंपल है, टोटल करंट अपॉन टोटल वोल्टेज। तो मान लो यहाँ कितना I1, यहाँ मान लो I2, यहाँ क्या मान लो I3। तो ओम्स लॉ लगा के करेंगे तो 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 6/3। ठीक है, मैंने 6। जो लंबे में किया था फिर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1/1 प्लस 1/1 ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो हो गया आपका करंट, और इनटू आप करेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो आप निकाल रहे हैं वो 1/r निकालना है। तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, है ना। अब इसको उल्टा करेंगे, हाँ 1/3, 1/3 आएगा। तो ये जाएगा, अब ये आपके आ गया 3, तो ये जाएगा r इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब लिखने में इसको ऐसे लगे, इसलिए मैंने इसको जो है, आप अगर करेंगे भी तब भी आपका आंसर जाएगा 1/3। तो ये जाएगा 6/3, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तो कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। रिमेनिंग टॉपिक कौन सा है, हीटिंग इफेक्ट और आपका मीटर ब्रिज। बस यही बचा है, बाकी सब हो गया। ठीक है, थैंक यू। इसमें आपको केवीएल केसीएल में महारत तभी हासिल होगी जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा। क्लियर नहीं होगा। बस एक बात की बात ये है कि इनकमिंग बराबर आउटगोइंग केसीएल, और केसीएल में हमेशा आई कहीं नहीं दिखेगा। केसीएल के इक्वेशन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिखेंगे, और केवीएल में जो सप्लायर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कंज्यूमर हमेशा नेगेटिव रहेगा। कंज्यूमर पॉजिटिव तभी होता है जब कंज्यूमर के अंदर से करंट जिस तरफ से हम लोग जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी पॉजिटिव होगा, नहीं तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है,
जब भी आपके सर्किट में ए और बी के बीच में बोला जाए निकालने को, तो आप जिधर से गुजर रहे हैं हमेशा याद रखिएगा उसमें एक अननोन रहेगा जहाँ करंट नहीं होगा, जो आप निकालेंगे, ठीक है, उस जगह से। और जहाँ पे पोटेंशियल निकालना सबसे आसान है वहीं से आपको गुजरना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालने के लिए समझ में आ गया? इस तरह कोई टाइप की प्रॉब्लम पूछ नहीं जाती है। और यही है आपका केवीएल एंड केसीएल, और हमने जो पढ़ा वीटी स्टोन बेस के बारे में और क्वेश्चंस लगाए। थैंक यू।